मुद्दे इस समय राष्ट्र के सामने बहुत हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में जिस तरह की राजनीति हुई है वो हमारे इतिहास में पहले वैसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है और जनता के सामने जाएगा तो एजेंडा के साथ तो उन्हीं एजेंडा को लेके जनता के सामने जाया जाएगा जो एजेंडा सीधा जनता के जनमानस से सरोकार रखती है। और ये जो जितनी चीजें आपने कही कि फला चीजें हो रही हैं और ये हो रही है, तो इन चीजों को जनता भी अब समझने लगी है। विपक्ष जनता के मुद्दों की बात करेगा और राष्ट्र हित की जो राजनीति होनी चाहिए उसकी बात करेगा, और ये जो 18 की मीटिंग हो रही है उसके बाद और भी हमको लगता है कि मीटिंगें होंगी जिसमें कि एक पूरी तरह से एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जी ये लेके आएगी। क्योंकि मकसद सिर्फ सत्ता में आना नहीं है या सत्ता से किसी को हटाना नहीं है। मकसद ये है कि राष्ट्र को एक ऐसी व्यवस्था मिले, एक ऐसी सरकार आए जो इस राष्ट्र के लोगों के मूलभूत समस्याओं को समझे। और बीजेपी के बड़े नेता लोग भी बोलते रहते हैं कि फला पार्टी के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, एमपी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है। और बिहार का समाज, बिहार की जनता और बिहार की राजनीति देश के विभिन्न राज्यों से भी कहीं अलग है। 17 जुलाई को सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर दी, दावत दी। 18 को बेंगलोर में मीटिंग है विपक्षी दलों की। लग रहा है कि अब विपक्षी दल पूरे मोड में है और चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश कुमार जी 23 जून को पटना में उन्होंने किया था प्रोग्राम विपक्षी दलों का। उसमें 15 दल थे, इसमें 24 दल होंगे। कुनबा विपक्ष का बढ़ रहा है। इस मीटिंग के क्या है मायने, ये समझना जरूरी है। इस एपिसोड में हमारे साथ आरजेडी के नेशनल स्पोक्स पर्सन एंड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर करुणा सागर साहब मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उनसे कि इस मीटिंग के मायने क्या हैं और सिर्फ मीटिंग है या इस बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडा भी तय हुआ। सीधे बात करते हैं आरजेडी के स्पोक्स पर्सन करुणा सागर साहब। बीजेपी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी है, सैकड़ों संगठन है, आरएसएस है, हिंदू महासभा, बजरंग दल, तमाम संगठन है। लेकिन इसके बावजूद वो तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके जहां तहां सरकार बना रही है। बिहार में भी लगातार एक्सपेरिमेंट उनका चलता रहा है। नीतीश जी के साथ कई बार सरकार बना चुके हैं। और लेकिन बिहार की सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, जो सोशल डेमोग्राफी है, वो इस तरह का है कि कभी फुल फ्लेज कब आएंगे शासन में कह नहीं सकते हैं। क्या ये कोशिश, क्योंकि अभी पिछले दिनों सीबीआई फिर पहुंची थी तेजस्वी जी के घर, तो क्या वहां पे अभी उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं, नीतीश जी को छोड़ चुके हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी शामिल हो चुके हैं। क्या बीजेपी अभी भी बिहार में कमजोर नब्ज तलाश रही है, कहां से कमजोर कड़ी जहां से तोड़ फोड़ किया जा सके? आप पटना में हैं, आपको बेहद जानकारी होगी राजनीतिक गलियारों की। देखिए, बीजेपी की कोशिश होते रहती है और बीजेपी के बड़े नेता लोग भी बोलते रहते हैं कि फला पार्टी के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, एमपी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है। और बिहार का समाज, बिहार की जनता
और बिहार की राजनीति देश के विभिन्न राज्यों से भी कहीं अलग है, और इसलिए बिहार में हमेशा से क्रांति की बीज रही है। जी आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने कैसे अपना संघर्ष बिहार से, चंपारण से शुरू किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक कैसे जमींदारी उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़े। जो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, उन्होंने देवघर में मंदिर में दलित एंट्री के लिए पहल ही नहीं की, उनको बाकायदा ले जाके साथ में एंट्री करवाया। उसके बाद के समय में आपने जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा, और जब इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, तो उसमें भी बिहार अग्रणी रहा है। तो जैसे मैं जो घटना घटी है, उसका जो मूल कारण है वो यही है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति और जगहों में करते आई है, और कुछ हद तक कहें तो सक्सेसफुली भी करते आई है, वो बिहार में हो नहीं पा रहा है, उसको उसकी जगह नहीं मिल रही है। और इसलिए बीजेपी किसी भी तरह से एक जगह की तलाश, एक स्पेस अपने लिए बनाने की कोशिश कर रही है। जी। अभी 17 को डिनर है पॉलिटिकल पार्टीज का, 18 को विपक्ष की मीटिंग है। इस बार पटना में जो मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग थी, और इस बार दलों की संख्या बढ़ी है, मतलब विपक्ष का नंबर बढ़ रहा है एक साथ आने की। जो मीटिंग होगी उसमें कुछ एजेंडा भी होगा, क्या बातचीत होगी? बीजेपी तो कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, जो मर्जी है वो तो कर ही रही है। आजकल यूसीसी पे भी चर्चा तेज है। तो ईमानदारी से बीजेपी का जो एजेंडा है, जो एक तरह का कह रही जो राष्ट्र बनाना चाहती है, हालांकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी पॉलिटिकल क्लास भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या विपक्ष इस बार क्लियर कट मैनिफेस्टो, एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आएगा? क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जो उसमें चर्चा की जाएगी? देखिए, जिस लेवल पर ये मीटिंग होती है, तो मैं उसका तो प्रिवी नहीं हूँ कि क्या एजेंडा है या जी क्या जी चर्चा होगी। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है कि विपक्ष जनता के मुद्दों की बात करेगा, और राष्ट्र हित की जो राजनीति होनी चाहिए उसकी बात करेगा। और ये जो 18 की मीटिंग हो रही है उसके बाद और भी हमको लगता है कि मीटिंगें होंगी, जिसमें कि एक पूरी तरह से एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जी ये लेके आएगी। क्योंकि मकसद सिर्फ सत्ता में आना नहीं है या सत्ता से किसी को हटाना नहीं है। मकसद ये है कि राष्ट्र को एक ऐसी व्यवस्था मिले, एक ऐसी सरकार आए जो इस राष्ट्र के लोगों के मूलभूत समस्याओं को समझे, उससे उसके सलूशन को देखे, और जो हमारा जो एक सामाजिक ताना बाना है, वो ताना बाना कैसे मजबूत रहे, इन विषयों पर विपक्ष का फोकस रहेगा मेरी समझ से। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। अ, राष्ट्र हित, ये हित वो बीजेपी कर रही है अपने हिसाब से, कौन सा हित कर रही है हम लोग सब देख ही रहे हैं। कंक्रीट एजेंडा, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने एक कंक्रीट एजेंडा प्रपोजल दिया लोगों के सामने, और बजरंगबली को उतारने के बावजूद, मुसलमान के आरक्षण को खत्म करने के बावजूद वहां बीजेपी नहीं जीत पाई। एजेंडा साफ है कि जो मैसिव प्राइवेटाइजेशन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, उस पे कुछ समझ बन सकती है, उसको कैसे रोका जाए। रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ा दी, सोशल जस्टिस जो है ना कहाँ चला गया पता नहीं है। अब देश में क्या हालत है आप समझ सकते हैं बेटर। माइनॉरिटीज पे, दलित पे हमले, एट्रोसिटीज तेज हुए हैं। बाबा लोग आजकल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने वाले लोग बाबा के दरबार में जा रहे हैं।
ये सारे मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस है, सेक्युलरिज्म है, सरकारी एजेंसियों का जो जिस तरह से मिसयूज मैसिव मैसिव आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? ये सारे कंक्रीट एजेंडा है। क्या इसमें कोई संभावना है कि ये सब उभर के आएँगे? देखिए बिल्कुल आएगी। और आपने जिन बातों का जिक्र किया, उस बात से विपक्ष भली भांति परिचित है, और विपक्ष में लगातार इन बातों पर मंथन हो रहा है। और जैसे आपने कर्नाटक के चुनाव की बात की, तो कर्नाटक में लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, और वो राज्य का चुनाव भी था, और लोकल मुद्दों पर चुनाव हुआ, और वहां बीजेपी उन मुद्दों को हैंडल नहीं कर पाई। और उनके जो सरकार के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे, और जिस तरह से वहां सरकारें तोड़ी जोड़ी गई, कितनी बार हुई, तो ये सारे मुद्दे थे। लेकिन देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि मुद्दे इस समय राष्ट्र के सामने बहुत हैं, हुँ। क्योंकि पिछले 9 साल में जिस तरह की राजनीति हुई है, वो हमारे इतिहास में पहले वैसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है और जनता के सामने जाएगा, तो एजेंडा के साथ। उन तो उन्हीं एजेंडा को लेके जनता के सामने जाया जाएगा, जो एजेंडा सीधा जनता के जनमानस से सरोकार रखती है। और ये जो जितनी चीजें आपने कही कि फला चीजें हो रही हैं और ये हो रही है, तो इन चीजों को जनता भी अब समझने लगी है। हुँ। क्योंकि आप कभी एक लुभावने स्लोगन्स वगैरह देके या इवेंट मैनेजमेंट करके आप कुछ देर के लिए, वो जैसे रोम में होता था स्पोर्ट, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता था, स्पेक्टिकल ऐसा दिखाओ ताकि जनता उसी में बिजी रहे। तो भारत की जो जनतांत्रिक जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। और आप देख रहे हैं, जब आप लोगों से भी मिलते हैं, तो आज हर जगह चौक चौराहे पर, चाय के दुकान पर, खेत खलिहान में, ड्राइंग रूम्स में, सब जगह इन मुद्दों की चर्चा हो रही है। तो विपक्ष के सामने टास्क तो क्लियर कट है कि क्या हुँ। हो रहा है और हमें क्या करना है, और उसी के आधार पर विपक्ष चीजों को कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाएगा। जी, जी, जी। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में कहने से आप जनता को नहीं समझा बात सकते। बनती है। आपको जी। टाइम बाउंड स्टेप्स बताने होंगे कि हम 6 महीने में इतना ये करेंगे, 1 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 1.5 साल में ये करेंगे। इस तरह से टाइम बाउंड प्रपोजल लेके ओवरऑल स्कीम को, कि हम लोग कैसे देश की बेहतरी के लिए क्या क्या करेंगे, वो कॉन्क्रीट प्रपोजल बना के लेके और फिर जनता के सामने जाना होगा। सर, आखिरी सवाल, महागठबंधन मजबूत है और है, तो आज अगर लोकसभा चुनाव हो, मान लीजिए कि लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रीपोन भी हो सकता है लोकसभा चुनाव, कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, अब ना तो मैं सिफालजिस्ट हूँ और ना मैं ज्योतिष हूँ, तो मैं ये नहीं नहीं, कहूंगा। एक एक लेकिन बात है सर, मैं भी बिहार का हूँ और वहाँ जो चौक-चौराहे गली पे जो पान की दुकान पे जो चर्चा होती है ना, उससे अंदाजा लग जाता है कि माहौल क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि माहौल विपक्ष के तरफ बहुत ही मजबूत है, और इसीलिए आप इन जैसी घटनाओं को देख रहे हैं। और जैसा है कि जी, आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन जी। जितनी ये घटनाएं होंगी, जनता इनसे और भी दूर जाएगी। आप सुन रहे थे करुणा सागर साहब को, उनके विचार आपने सुने कि ज़ाहिर है कि जन सरोकार, सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज़्म तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उसमें उठेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया।